जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर आपके एग्जाम में यहां से कुल 5 नंबर का प्रश्न बनेगा। वह प्रश्न कैसा होगा, किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आने का चांस है आपके एग्जाम में, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों। इसमें मैं आपको 8 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इन 8 क्वेश्चनों को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो कंफर्म में 5 नंबर निर्देशांक ज्यामिति आपको देकर जाएगा एक छोटा सा वीडियो। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों। यदि आप 90% प्लस रिजल्ट पाना चाहते हैं अपना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्टों की तैयारी करते हैं तो उम्मीद है आपका 90% प्लस रिजल्ट बनेगा। उम्मीद की बात छोड़िए, कंफर्म है आपका 90% प्लस रिजल्ट बन जाएगा यदि आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो काफी खास होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में, कुछ इस तरीके से आएगा, देख लीजिए। कुल 8 प्रकार के यहां पे मैं क्वेश्चनों को बताने वाला हूं। 8 प्रकारों को आप ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं इसी के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। बोला है क्या, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से दूरी है बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोला है बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से दूरी जब भी बोलेगा और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से ऑप्शन भी दिया रहेगा, कुछ जैसे A B C D 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव ना पूछकर अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछ लेगा तब क्या करोगे, तो दोस्तों हल तो करना ही पड़ेगा। तो रूल को समझ लीजिए। देखिए, एक बिंदु दिया है और बोल रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी बतानी है। तो एक बिंदु देकर मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता होगा बिंदु क्या दिया, P क्या है -6, 8। ठीक है, मूल बिंदु होता है O क्या होता है 0, 0। मूल बिंदु हमेशा क्या होता है 0, 0। तो ये हो गए कुछ बिंदु हैं। अब आपको बताना है बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, D बराबर रूट में हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, किसका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को x1 - x2 भी लिख सकते हैं, y1 - y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है। होल स्क्वायर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, इसे जब कोष्टक से बाहर संख्या को निकालेंगे तो प्लस में ही निकलेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर बीच की दूरी निकालने के लिए हम सेम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है x1 x2 y1 y2, ये कहां से मान हमें मिलता है, तो ध्यान दीजिए। पहला बिंदु होता है वो x1 y1 को व्यक्त करता है, दूसरा जो होता है x2 y2, इसी तरीके तीसरा रहेगा तो x3 y3, चौथा रहेगा x4 y4। ठीक है, तो चलिए बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोनों बिंदुओं के। तो देखिए दोस्तों, क्या करना होगा, सबसे पहले x2 कितना है 0, 0 रखेंगे, -x1, तो -x1 कितना है -6, तो यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x1 की जगह पर रखेंगे 6, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2, तो y2 भी कितना है 0 - y1 कितना है 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बीच की दूरी निकाल रहे हो तो करोगे क्या, 0 में 6 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 0 में से 8 घटाओगे 8 ही आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 × 64, और रही बात माइनस की तो स्क्वायर में माइनस हट जाता है। ठीक है, तो D बराबर 36 और 64 कितना होता है 100। अगर ये करंडी के अंदर है, वर्गमूल करेंगे इसका 100 का तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो ये 10 इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात बिंदु P और मूल बिंदु O के बीच की दूरी। जब मूल बिंदु की बात कर देगा तो समझ लीजिएगा हमेशा 0, 0 लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 10 इकाई आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
2 में क्या बोल रखा है। ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए पूछने का तरीका जो होगा कुछ इसी तरीके से होंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रखा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। अब बीच की दूरी इसमें भी बतानी है आपको, तो करना क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो डायरेक्ट तो हम ऐसे ऑप्शन को टिक करेंगे नहीं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 2 बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु क्या है दोस्तों 5,0 और दूसरा है -12,0। अब बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी क्या होती है, d बराबर फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है x1 y1 पहला बिंदु, दूसरा होता है x2 y2, ये हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, मानों को यहां पर रख देना है। तो x2 कितना है -12, फिर -x1 कितना है 5, तो यहां पर रख देना है, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, फिर y1 भी कितना है 0 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जो 0 है करनी के अंदर बचेगा -12 और कितना -5, तो -12 और -5 कितना हो जाएगा -17 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस हट जाता है, तो 17 में अगर हम इसका वर्ग कर दें, या तो माइनस को हटाकर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 बार 17 गुणते 17, ठीक है, और वर्ग में माइनस हट जाता है। तो पता है ना करनी के अंदर जिसका क्या होता है जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो 17 बाहर निकलेगा, इतना क्या इकाई हो जाएगा, तो 17 इकाई, इसका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है राइट, तो ऑप्शन नंबर डी को यहां पे क्या कर दीजिए दोस्तों राइट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, जब बीच की दूरियां पूछी जाएंगी तो आपको x1 y1 x2 y2 निकाल लेना है और इसी फार्मूले में आपको क्या करना है रख देना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का यही सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, आसानी से आप रख दीजिएगा, मान आपके सामने निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी में 3 -3 4 5। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी बोल देगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर x अक्ष से दूरी बोलता है तो y वाला वैल्यू आंसर हो जाता है, अगर y अक्ष से दूरी बोलता है तो x वाला वैल्यू आंसर हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, जो बिंदु दिया गया है, चलिए पहले इसको हम हल करके आपको बताते हैं। जैसे बिंदु आपका क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु दिया है -3,4, ये x है ये y है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है x अक्ष से दूरी, ठीक है, x अक्ष से दूरी। आपका x अक्ष ऐसे बनाते हैं, जैसे ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, तो x अक्ष वाला क्या है माइनस में, तो ये माइनस में लेंगे, ये दूरी किस में है, x अक्ष वाला माइनस में है -3, ठीक है, और y अक्ष वाला +4 है, तो ये मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, बोला x अक्ष से दूरी, तो ये x अक्ष से दूरी कौन होगा, y वाला, तो y कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी। फिर से समझिए, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, अगर x अक्ष से दूरी बोलेगा तो y वाला आंसर हो जाएगा यानी 4। अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा, ऐसे बिंदु देकर और दूरी पूछ लेगा, जिसे बोल देगा y अक्ष की से दूरी बताइए, तो y अक्ष से अगर दूरी बोलता तो यहाँ पे -3 आंसर हो जाता। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी तरीकों को मैं समझा रहा हूं, जितने भी तरीके मैं बता रहा हूं, इन सभी तरीकों को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इसी भी आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बोला रहेगा यदि बिंदुओं 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन लेकर, जिससे आपके एग्जाम में अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो आप घबराएंगे नहीं। किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप हल लिखा करिए और बिंदु जो जो दिए गए उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। बिंदु क्या क्या दिया गया है, 4, k और दूसरा दिया है 1, तथा कर दीजिए
1, 0 ये दो बिंदु दिए गए हैं। फिर बोला बीच की दूरी को हम d से व्यक्त करते हैं। d बराबर कितना है 5 है, तो k का संभावित मान क्या होगा, यानी k का यहां पर देखिए k दिया है, कहने का मतलब 4, k दिया है, तो यह एक अचर पद है। इसी अचर पद का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, वो कैसे आएगा ध्यान दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम d बराबर फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है अभी मैंने बताया, जस्ट याद हुआ कि नहीं याद है, चलो देख लो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो। कहने का मतलब जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो x का एक साथ रहेगा, यानी 2 माइनस 1 कर दीजिए, या तो 1 माइनस 2 कर दीजिएगा, चाहे वो x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर में अगर ऐसा रहता है सिस्टम, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों d बराबर अब हम यहां पे मान को निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो पहला बिंदु होता है ये x1 y1 होता है, और दूसरा जो बिंदु होता है x2 y2 होता है। क्लियर हो गया? अब इन्हीं मानों को आपको यहां पे रखना है, लेकिन d बराबर कितना दिया 5, तो यहां d ना रख के अब इसकी जगह पर आप क्या रखोगे 5 रख दोगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। ये 5 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, देखिए यहां 5 रख दिया, तो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4, अब इसी का कर दीजिए होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है k, इसी का कर दीजिए क्या होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे ध्यान दो, 4 में से 1 घटाओगे बचेगा -3, और -3 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब -0 में से k घटाओगे बचेगा -k का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा +k²। अब बात आ गई यहाँ पे कोष्टक कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए करंडी आ गया। अब इस करंडी को हटाना है, तो करंडी को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है k का मान, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और यहां पे वर्ग करेंगे तो करंडी हट जाएगा, बचेगा 9 + k²। ठीक है, लेकिन हमें बताना है k का मान, तो 9 को कर देंगे पंचांतर, अर्थात k² बराबर निकलेगा 25 माइनस कितना 9 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चलिए निकलेगा तो अच्छी बात है। देखिए k² बराबर निकालेंगे तो 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 16, और k² बराबर यहां पे हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। हमें k² का मान नहीं बल्कि हमें k का मान बताना है, तो k का मान कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, तो ये दोस्तों k का संभावित मान क्या होगा, तो k का संभावित मान जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछता है। देखिए बोला रहेगा, सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः a, -a, और -a√3 के समबाहु हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं आपको पता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिनकी क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझने का प्रयास करिए। देखिए जैसे ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसका तीनों भुजा क्या है आपस में बराबर है। थोड़ा लाइट नहीं पड़ रहा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। मान लीजिए 3 भुजाएं हैं, पहला क्या है a है, b है और c है, ये 3 भुजाएं हैं। ठीक है, और ये जो त्रिभुज बना है ये मान लीजिए किसी चतुर्थांश में बना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम चतुर्थांश को यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इस चतुर्थांश को कुछ इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कोई त्रिभुज है जो कुछ इस तरीके से बना है, तो मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाया हूं क्योंकि यहां पर देखिए जो चतुर्थांश है अलग तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, क्योंकि यहां पर जो मान दिया गया है ये -a द्वितीय चतुर्थांश में, ये प्लस वाला प्रथम में, और ये माइनस प्लस एक द्वितीय में हो जाता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन चित्र बनाना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये देखिए चित्र इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए ये समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका चतुर्थांश रहेगा, इस तरीके से अच्छा बना लीजिएगा। तो अब मान लीजिए ये ABCD मत करिए, इसको करिए क्या, अब मान लेते हैं P,
इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, 3 बिंदुएं मान लेते हैं। समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, चित्र जरूरी नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम में मत बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब पहला बिंदु दिया है A, A, तो A, A पहला A, A हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है दोस्तों, -A, -A, तो इसको कर दीजिए -A, -A। और तीसरा दिया है बिंदु -A√3, A√3, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से 3 बिंदुएं दी गई हैं। अब आपको ये बताना है तीनों बिंदुओं के दोनों यहां पे क्या करना है, बराबर बीच की दूरी निकालनी है। अगर तीनों का बीच की दूरी बराबर निकल गया तो समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम यहां पे हल करते हैं। तो पहले हम तीनों बिंदुओं को यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। जो बिंदुएं दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बिंदुएं क्या क्या हैं, A, A, फिर दूसरा दिया है -A, -A, और तीसरा दिया है -A√3, A√3। ये 3 बिंदुएं आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बीच की दूरियां। तो सबसे पहले हम निकालते हैं PQ के बीच की दूरी, ठीक है। किस तरीके से निकालना ध्यान दीजिए। हम निकालेंगे क्या, PQ के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। ऐसे 3 बिंदु दिया रहे। अब समबाहु है या नहीं है ये हम बता देंगे, कैसे बताएंगे ध्यान दीजिए। अगर समद्विबाहु बोल देगा तो समद्विबाहु में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीसरा नहीं। लेकिन ये समबाहु है यानी तीनों भुजाएं इसमें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समझिएगा अच्छे से, नहीं तो आप पछताओगे बाद में, सर बता रहे थे मैंने ध्यान दिया होता तो आज मेरा इक्वेशन सही होता। जी हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो P और Q, तो PQ का बिंदु पहले लिख लीजिए। P का बिंदु क्या है, A, A, और Q का बिंदु क्या है, -A, -A, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो PQ बराबर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ बराबर लगाएंगे तो ध्यान दीजिए x2, तो ये देखिए x1 y1, ये होगा x2 y2। तो x2 कितना है, -A, फिर -x1 कितना है, -A, तो इसका कर दीजिए होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दोस्तों, -A, फिर -y1 कितना है, A, इसका भी कर दीजिए क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। PQ बराबर निकालेंगे तो -A क्या हो जाएगा, -2A, ध्यान दीजिए -2A का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2A का होल स्क्वायर। चलिए इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिए PQ बराबर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर, और फिर प्लस 4, यहाँ पे भी -2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, तो 4 कितना हो जाएगा, करनी के अंदर 8A स्क्वायर। 8 को अगर हम करनी से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 2 निकलेगा। ध्यान दीजिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2, और A स्क्वायर को लिख सकते हैं A गुणते A। तो आपको पता है जो करनी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, अर्थात 2 का बन रहा है 2 और A का बन रहा है A भी बाहर, लेकिन इस 2 का नहीं बन रहा है, अर्थात ये करनी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इतना इकाई निकलेगा PQ की दूरी, ठीक है। अब ये PQ की दूरी निकला है, अब हम निकाल लेंगे QR की दूरी। अभी इस भुजा का निकला है ना, अब आप इस भुजा का निकालिए QR की दूरी। चलिए हम यहां पर निकालते हैं अब दोस्तों क्या, QR के बीच की दूरी। तीनों दूरियां बराबर निकालनी है, ठीक है। बराबर निकालने का मतलब हम इनके भुजाओं को पहले लिखेंगे। तो Q का क्या है भुजा, क्या बिंदु है, -A, और R का क्या है, -A करड़ी के अंदर 3, A करड़ी के अंदर 3, ये बिंदु है, ठीक है। चलिए अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो QR बराबर क्या लिखेंगे, x2। तो ध्यान दीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x2, देखिए फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो x2 क्या है, -A करड़ी के अंदर 3, फिर -x1 क्या है, -A, तो माइनस क्या हो जाएगा, +A का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे हम क्या, y2 - y1। तो y2 कितना है, A√3 माइनस y1 कितना है, माइनस क्या हो जाएगा, +A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब ध्यान दीजिए, दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा है। ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ A मिल रहा है, तो A को कॉमन करेंगे और इस पर स्क्वायर है तो A स्क्वायर बाहर निकलेगा, बचेगा करड़ी के अंदर 3। ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइनस के साथ निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। करड़ी के अंदर 3 और यहाँ पर बच जाएगा +1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, होल, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के रूप में, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ माइनस क्या बचेगा,
माइनस कांडी के अंदर 3 प्लस 1, या प्लस 1 को पहले लिख लेते, कांडी 1 को बाहर निकले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, बचेगा कांडी के अंदर 3 प्लस 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो अब ए स्क्वायर को जब कांडी से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ ए निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाता है, कांडी लगा रहता है। तो अब ये देखिए, ए माइनस भी यहाँ देखिए प्लस, ऐसे इसको लिख सकते हैं प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस वाला बाद में लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कांडी के अंदर 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर में कांडी हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस 2ab, अर्थात 2 कांडी के अंदर 3 आएगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से प्लस इसको करेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब कांडी के अंदर 3 का स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मतलब कांडी के अंदर 3 का स्क्वायर, कांडी के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कांडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, फिर बी का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या होगा प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 कांडी के अंदर 3 आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्यू आर बराबर निकालेंगे तो 2 कांडी के अंदर 3 से 2 कांडी के अंदर 3 कट जाएगा, देखिए 3 1 4 3 1 4 4 4 8, अर्थात एक कांडी के अंदर 8 आएगा। और एक कांडी के अंदर 8 को क्या लिख सकते हैं, एक कांडी के अंदर 2 गुणते 2 गुणते 2, इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर हो जाएगा, अर्थात देखिए 2 बाहर होगा तो ए बाहर पहले से है, अब ये 2 कांडी के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो पहली दूरी मैंने निकाला था यहाँ पे 2a कांडी के अंदर 2, दूसरा भी आया 2a कांडी के अंदर 2। अब तीसरी दूरी को निकाल लेते, देखिए सभी का बराबर आता है या नहीं, अगर बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अभी आपने निकाला क्या, क्यू आर की दूरी, अब आप निकाल लेंगे आरपी के बीच की दूरी। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, हम क्या आरपी के बीच की दूरी, तो यहां लिखिए आरपी के बीच की दूरी, ठीक है। तो आरपी के बीच की दूरी निकालने के लिए बिंदुओं को लिखेंगे, तो आरपी का बिंदु क्या है, आर का है बिंदु दोस्तों माइनस 1 कांडी के अंदर 3 कामा ए कांडी के अंदर 3, और दूसरा है दोस्तों काम ए कामा ए क्या पी की बिंदु के बीच की दूरी। अब इसके बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, आरपी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लिखेंगे x2 कितना हो जाएगा, देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 हो जाएगा a, फिर माइनस क्या x1 माइनस में पहले से है तो एक कांडी के अंदर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस क्या होगा y2 की जगह पर a माइनस फिर y1 a कांडी के अंदर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के मतलब देखिए इसमें a मिल रहा है तो a को कर लीजिए कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस कांडी के अंदर 3 का स्क्वायर, लेकिन a कॉमन करेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, ठीक है। फिर प्लस इसमें भी a कॉमन हो रहा है तो a कॉमन करेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, बचेगा 1 माइनस कांडी के अंदर 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आरपी बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर मिल रहा है, कांडी से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ ए निकलेगा क्योंकि स्क्वायर हट जाता है कांडी में रहता है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अर्थात ए का स्क्वायर एक ही आएगा, कांडी के अंदर 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बचे क्योंकि स्क्वायर हमें कांडी हट जाता है, फिर क्या होगा प्लस है तो प्लस 2 कांडी के अंदर 3 आएगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में तोड़ा मैंने। फिर यही प्रकार यहाँ इसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट में 3, ठीक है। अब ये प्लस बी का तो फार्मूला बार बार बताया नहीं जाएगा। अब देखिए 3 1 4 3 1 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये ए बाहर है तो कांडी के अंदर 8, अभी ए कांडी के अंदर 8 को आपने क्या लिखा था 2a कांडी के अंदर 2, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बताया, ध्यान दीजिए, वही देखिए a कांडी के अंदर 8 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फिर इतना आएगा वही यहाँ पर। तो यानी तीनों भुजाओं का मान देखा जाए तो कितना आ रहा है 2a कांडी के अंदर 2, 2a कांडी के अंदर 2, और यहाँ पर भी निकाला था 2a कांडी के अंदर 2। तो कहने का मतलब 2a कांडी के अंदर 2 तीनों भुजाओं का मान आ रहा है, अर्थात क्या लिख सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज जो है क्या आपने त्रिभुज क्या माना है पी क्यू आर, अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या है समबाहु त्रिभुज है, यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज हैं, ये प्रूव्ड करना था, सिद्ध करने के लिए बात बोला था, तो ये सिद्ध आपका हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होगा मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। देखिए बोला क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु
-2,4 3,-1 तथा a हो तथा उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे a बराबर 5 सिद्ध करना है। अगर a बराबर 5 सिद्ध करने के लिए ना बोले और ये क्षेत्रफल ना दे, सिर्फ बोल दे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जब यहाँ पर 3 बिंदुएं आपको इस तरीके से दे देगा तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो। मैं दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको आप फॉलो करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। लिखेंगे सबसे पहले आप हल और तीनों बिंदुओं को लिख लीजिए। जब भी क्वेश्चन को हल किया करिए तो बिंदुओं को लिख लिया करिए। बिंदु क्या दिया है दोस्तों, -2,4, फिर क्या दिया है 3,-1, फिर दिया है दोस्तों a, ठीक है। तो ये 3 बिंदुएं दी गई हैं, इन बिंदुओं को ले देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया है तो इसको भी लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 10 वर्ग इकाई, तो यहां आप लिखिए 10 वर्ग इकाई। ठीक है, उसके बाद a बराबर आपको 5 प्रूव्ड करना है। वो कैसे प्रूव्ड किया जाएगा, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर 3 बिंदु दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले और या त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे पहले से, तो किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदुएं हो तो क्या लिखते हैं, 1/2। सिंपल सा फार्मूला है, लिखेंगे x1, फिर x के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 - 3। देखिए 2 के बाद कितना आया, 3। ठीक है, क्योंकि 3 बिंदुएं हैं तो 1 2 3 के रूप में कॉम्बिनेशन चलेगा। x1 हो गया, अब प्लस क्या करेंगे x2 और कोष्टक में y के रूप में रहेगा, तो यहाँ पे 2 है अर्थात यहाँ पे y3 - y1 होगा। ठीक है, अब प्लस क्या लिखेंगे, x3, 2 हो गया 3, तो x3 के बाद क्या आएगा, y1 - y2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है एकदम सिंपल सा, जब 3 बिंदुएं दी रहती हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे या ना दिया रहे। अगर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पूछा होता तो सीधा हम फार्मूला, यहाँ पे 3 बिंदु देख के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तब भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 10, तो जहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वहां पे लिखेंगे हम 10, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में x1, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और तीसरा हो जाएगा x3 y3। अब चलिए मान तो मिल गए x1 y1 का, अब इसी को यहां पे आप रख दीजिए। तो x1 कितना है, -2, तो -2 रखेंगे, फिर y2 - y3, तो y2 कितना है, देखिए यहाँ पे -1 है, तो -1 फिर -y3 कितना है a, तो a रखिए प्लस x2, तो x2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, तो 3 रखिए यहाँ पे, इसकी जगह पे 3 रखेंगे, फिर y2, तो y2 कितना यहाँ, सॉरी x2 के बाद y3 है, y3 की जगह कितना है a - y1 की जगह पे कितना है 4 प्लस x3, तो x3 की जगह पे कितना है 1, अब y1 की जगह पे कितना है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 - y2 की जगह पर क्या है -1, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट करिएगा बंद यहाँ पे। तो 10 को आप ऐसे लिखिए, 1/2 को भी आप जो का त्यों लिखिए। यहाँ पे देखिए -2 का अंदर गुणा करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 1 का 2, फिर माइनस प्लस 2 का a में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ का 3 का अंदर गुणा करेंगे 3a, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 और प्लस 4 1 5 1 का 5 हो जाएगा। चलिए हमें बताना है a का मान, तो पहले हम a को ढूंढेंगे, a कहाँ पर है, 2a 3 है, कितना हो जाएगा 5a, और यहाँ पे देखेंगे -12 है और यहाँ पे 5 2 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5, तो -5 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 का यहाँ पे गुणा करिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे बचेगा 5a - 5 को कर दीजिए पंचांतर, अर्थात देखिए 5a बराबर 5 को पंचांतर करेंगे तो माइनस में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में, अर्थात कितना हो जाएगा 25। हमें चाहिए a का मान। ठीक है, तो 5 को पंचांतर करेंगे तो 25 बटे कितना आएगा 5, 5 से 25 कटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, तो a बराबर 5 हमें प्रूव्ड करना था। देखिए सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5। ठीक है, तो सिद्ध करना था a बराबर 5, तो a बराबर 5 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देंगे क्या दोस्तों, प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक, जब इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है उसको आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता
है। देखिए बोला है पूछा क्या जा सकता है, ऐसा पूछता भी है। देखिए बोला है बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा तो अंतः विभाजित वाला ही क्वेश्चन बोलेगा, वाय विभाजित करता है ऐसा नहीं बोले, क्योंकि वाय विभाजित आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, तो अंतः विभाजित से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब किस तरीके से सॉल्व करोगे चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला काम होगा क्या, बिंदुओं को लिख लो। ठीक है, बिंदु क्या क्या दिया है, लिखने से क्या होता है क्वेश्चन सरल हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। दिया है 2, -3। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है -4, 6, ये दो बिंदु हैं। रेखाखंड को अनुपात जो होता है वो M1 और M2 होता है, अर्थात M1 अनुपात M2 आपका दिया है 1:2 दिया। ठीक है, अब अंतः विभाजित करता है, तो जब अंतः विभाजित करता है तो उसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, अंतः विभाजित करे तो उसके लिए फार्मूला होगा, ध्यान दीजिए, अतः अंतः विभाजित करे, सॉरी यहाँ पे अंतः करना चाहिए था, यहाँ लिखिए अंतः विभाजित करे तो क्या करेंगे, तो आपका फार्मूला होगा x बराबर या x, y बराबर, दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग निकालेंगे, तो x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। इतना याद रखिएगा, अंतः की बात करेगा तो फार्मूला प्लस में रहेगा। ठीक है, y की बात करता तो माइनस में होता है, लेकिन आपको माइनस वाले को पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। M1, तो M1 की जगह पर कितना रखेंगे 1, फिर x2, तो ये क्या होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 कितना है -4। ठीक है, फिर प्लस M2, तो M2 कितना है 2, फिर इंटू x1 कितना है 2, तो लिख दीजिए 2, फिर M1 प्लस M2, तो M1 M2 दिया है क्या 1 + 2, इसको जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 4 1 का 4, तो -4 और प्लस 2 दूनी 4, तो 4 बटे कितना 2 1 3, तो 4 से 4 ऊपर कट जाए, क्योंकि 4 देखिए प्लस माइनस में है, ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा 3, तो 3 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा 0। अब हम निकाल लेंगे y। देखिए जब भी हमें बिंदु निकालना होता है, करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बिंदु हमेशा क्या होता है x, y के रूप में होता है। ठीक है, तो यानी x तो मिल गया, y निकालना है। अब y निकल गया, y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी रूप में हम फार्मूला फिर लगाएंगे, अर्थात क्या M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा जब y निकालना होगा। तो चलिए y को हम निकाल लेते हैं, तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, M1 की जगह पर 1, फिर इंटू y2, तो y2 की जगह पर कितना 6, फिर क्या लिखेंगे प्लस M2 की जगह पर 2, फिर इंटू y1 की जगह पर कितना -3, तो -3 रखिए, फिर M1 प्लस M2, M1 का मतलब 1 और M2 का मतलब 2 दिया है। ठीक है, चलिए y बराबर निकालेंगे, तो 6 1 का 6 और प्लस माइनस 3 दूनी 6 और नीचे कितना 3, 6 कटेगा, बचेगा ऊपर 0/3 और 3 में 0 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, अर्थात देखिए ये भी 0 आया, x भी और y भी। तो बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु हमें मिल जाएगा, बोला है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखिए बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x, y, तो x, y, x भी 0 मिला है, y भी 0 मिला है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यदि के अनुपात दिया रहे और 2 बिंदु दिया रहे, तो सीधा इसी फार्मूले को सेट कीजिएगा और रख के फटाफट मानों को हल कर दीजिएगा, यहां से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और इस बार चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस तरीके से मैं क्वेश्चनों को बता रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये इस बार हो सकता है पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन संभावना है। ठीक है, तो बोला है बिंदु 24/11 y, अर्थात x दे दिया है, y नहीं दिया है। फिर बोला बिंदुओं P
P 2 कामा -2 Q 3 कामा 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और फिर बोला है y का मान भी ज्ञात कीजिए। सेम 7 के जैसा ही सॉल्व होगा, लेकिन यहां पे अनुपात नहीं दिया है। बोला मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात यहां पर पता नहीं, अर्थात m1 और m2 हमें ज्ञात करना होगा। m1 m2 को ज्ञात करने के लिए इसीलिए तो यहां पे x का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो जो ये y है इसका भी मान आपको ज्ञात करना है। जैसे अभी ने भी इसके पहले x y ज्ञात किया है, इसी तरीके से यहां पर y को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिंदुओं को लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखा जाएगा ध्यान दीजिए। यहां पे जो बिंदु दिया गया है 24/11 और यहाँ पे y, ये तो मेन बिंदु है, इसके माध्यम से तो हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें निकालना क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। हमें बताना है क्या m1 अनुपात m2, ये नहीं पता है। क्या बोला है, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 और m2 नहीं पता है। फिर कुछ बिंदुएं दी गई हैं, 2 बिंदुएं, उसको लिख लीजिए। तो बिंदुओं जो दिया है वो क्या दिया है, P दिया है 2 कामा -2 और जो Q दिया है 3 कामा 7 दिया है, ठीक है। ये 2 बिंदुएं दी गई हैं। तो अब हमें बताना है कि क्या करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अंतः वाला फार्मूला लगाइए, क्योंकि अंतः ही आपको पढ़ना है। तो अंतः विभाजित करे तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है, m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x1 ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है x1, और x1 ये दिया गया है 24/11, इसकी जगह पर रखेंगे आप 24, सॉरी यहाँ पे x है तो x ये दिया है, y आपसे पूछा है तो x की जगह पर रखेंगे 24/11 बराबर m1 पता नहीं है तो m1 को ज्यों का त्यों रखो इंटू x2, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x2 कितना हो जाएगा 3 + m2 पूछा है इंटू x1 कितना हो जाएगा 2 अपान m1 + m2, तो m1 m2 यहां से पूछा गया है। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 11 का यहां देखिए 3 का m1 में, ध्यान दीजिए 24/11 लिखिए, बराबर में 3 का m1 में गुणा करेंगे 3m1 प्लस 2 का m2 में करेंगे तो 2m2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बगल में सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए इसका क्रॉस गुणा करेंगे, 11 का 3 में करेंगे तो 11 3 33 m1 प्लस 11 दूना 22 m2, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे 24 का m1 में करेंगे तो क्या आएगा 24 m1 प्लस 24 m2 में, ठीक है। हमें m1 m2 बताना है तो m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है 33 m1 को इधर पंचांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 24 m1, ठीक है। और उधर क्या है 24 m2, अब इस 22 m2 को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -22 m2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 m1 बराबर, यहाँ पे 24 में से 22 को घटाएंगे तो बचेगा 2 m2, ठीक है। तो m1 m2 का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात m1 m2 को पंचांतर करेंगे तो m1 अपान m2 हो जाएगा, और 9 को पंचांतर करेंगे 2 बटा कितना हो जाएगा 9, अर्थात अनुपात निकालेंगे तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात कितना निकल जाएगा 9। तो ये तो पहला आंसर निकला। बोला था रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, फिर बोल दिया y का मान भी बताइए। तो y का मान ज्ञात करने के लिए अभी मैंने यहाँ पे x बराबर फार्मूला लगाया था, अब मैं y बराबर लगाऊंगा। तो y बराबर फार्मूला क्या लगेगा ध्यान दीजिए, y बराबर फार्मूला लगेगा ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा जब हमें क्या बताना है, y का मान बताना होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर y का मान नहीं दिया है, y पूछा गया है। अब मान कुछ तो हम यहां पर निकाले हैं, क्या निकाले ध्यान दीजिए, y बताना है तो y को ज्यों का त्यों लिखो, फिर लिखोगे m1 आपका यहाँ पे निकला है 2, तो 2 लिखिए इंटू y2, तो y2 देखा जाए तो यहाँ पे कितना है 7, तो 7 लिखिए प्लस m2 कितना निकला है 9 इंटू y1 कितना है -2, तो यहाँ पे -2 रखिए, फिर m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस कितना करेंगे हम 9 करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब 2 + 9 करने के बाद यहाँ पर 7 दूनी 14, तो y बराबर 14, फिर प्लस माइनस 9 दूनी 18/9 2 11, घटाएंगे कितना आ जाएगा -4/9,
11 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों x और y दोनों का मान यहाँ देखिए, यहाँ पे y का मान निकल गया, x तो दिया था, तो ये तो हो गया आपका मान y का, और अनुपात पूछा था तो अनुपात भी मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये पूरा फंडा आपका समाप्त हो गया। पूरे इस मैटर से जितने भी तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस सिलेबस से, कह लीजिए इस चैप्टर से, मैंने पूरा करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही कोर्स पूरा पाना चाहते हैं अगर इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। फिलहाल सभी सब्जेक्ट समाप्त ही हो चुके हैं, मैथ भी लगभग समाप्त होने वाला है, इंग्लिश भी लगभग समाप्त ही होने वाला है, और बाकी सभी सब्जेक्ट आपके समाप्त करा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे और अच्छे से एग्जाम देकर आएंगे। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से एग्जाम दोगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में कमेंट करना मत भूला करिए। अगर आप जिस भी मैटर पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, उस मैटर पर वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।